हाय फ्रेंड्स, हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी समय से इस बात को बोल रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग पर कोई सिस्टमेटिक वीडियो मैंने नहीं बनाई है। तो इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉफिटेबल डेयरी वीडियो सीरीज़ का मैंने सोचा है कि इसके बारे में एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनाई जाए, जिसमें स्टेप बाय स्टेप डेयरी फार्मिंग के मैनेजमेंट और प्लानिंग के पॉइंट्स को उजागर किया जाए और साइंटिफिक तरीके से किस तरह से कैसे डेयरी फार्मिंग की जा सकती है उसके बारे में हम इसे बताएंगे। यहाँ पर हमने काफ के पैदा होने से शुरुआत की है। उसके बाद काफ किस तरीके से बड़ा होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होना है उसका, 3 महीने की एज तक फीडिंग कैसे करनी है, और उसके बाद हीफर कैसे तैयार करनी है या हमें बुल कैसे तैयार करने हैं, और फीड कैसे बनाना है, फीड फार्मूलेशन, फिर ट्रांजिशन पीरियड का मैनेजमेंट, जितना भी इसमें डेयरी में हो सकता है, पूरा जो मैनेजमेंट है फार्म रिलेटेड मैनेजमेंट, उसे हम बताने की इसमें आपको कोशिश करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होगा अलग अलग वीडियोस में। तो ये पूरी की पूरी जो हमारा सीरीज़ है वो प्रॉफिटेबल डेयरी वीडियो सीरीज़ के नाम से है, और इसमें हम शुरुआत करेंगे साइंस ऑफ काफ रेजिंग। काफ को किस तरीके से बड़ा किया जाता है। ये पहला पार्ट है जिसमें कोलेस्ट्रम की बात की जाएगी। जो पहला दूध होता है माँ का, उसके क्या इम्पोर्टेंस है और उसे किस तरीके से हमें काफ्स को देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो किसी डेयरी एंटरप्रेन्योर या डेयरी फार्मर के दिमाग में आता है डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले, वो क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैं अच्छे एनिमल्स कहाँ से ख़रीदूँ, कहाँ से उन्हें परचेज़ करूँ अपना फार्म स्टार्ट करने के लिए। जब वो ये सवाल करता है तो एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि वो ये कि कोई अपने अच्छे एनिमल्स क्यों सेल करेगा। वाई समवन सेल हिज गुड एनिमल्स। अगर अच्छा एनिमल है, उसका प्रोडक्शन अच्छा है, दूध दे रहा है, कम फीड खा रहा है, फीड एफिशिएंसी अच्छी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका अच्छा है, तो वो क्यों सेल करेगा। वो जो भी मार्केट में सेल होने के लिए एनिमल्स आते हैं, वो ज़्यादातर उनमें कोई ना कोई कमी होती है, इस वजह से उन्हें सेल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही एनिमल बेकार मिलेंगे, 10-20-30% उसमें अच्छे भी मिल जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा एनिमल हमेशा आपको मिले। तो यहाँ पर एक जो बात खड़ी होती है वो ये है कि अच्छे एनिमल्स फार्म्स पर ही डेवलप किए जाते हैं। आप अच्छे एनिमल ख़रीद नहीं सकते हैं। कोई आपको अननोइंगली या उसमें आपको मिल जाए मार्केट से तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन गुड एनिमल्स डेवलप्ड एट फार्म इज़ मोस्ट वर्दी इन्वेस्टमेंट एंड हाईएस्ट अचीवमेंट इन डेयरी फार्मिंग बिजनेस। जो आपका पूरा फोकस होना चाहिए वो अच्छे एनिमल्स फार्म पे ही डेवलप करें और उन्हें रेज़ करें और उन्हें बेचें ना। उन्हें बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो आपने उन्हें अच्छे से डेवलप किया होगा। तो अच्छा एनिमल किसे कहेंगे, व्हाट इज़ गुड एनिमल। इसमें ये बात ध्यान में रखी जाती है एफिशिएंट इन प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली अच्छा हो उसका, बीमारियां कम हो, इम्यून सिस्टम उसका रोबस्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, गुड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑप्टिमम वेट बहुत ज़्यादा डायनेमिक चीज़ है। पूरी की पूरी साइकिल में गाय की या भैंस की वेट ऊपर नीचे होता है, तो किस तरीके से उस वेट को स्टैंडर्डाइज कर रहा है, गेन कर रहा है, लूज़ कर रहा है, वो डायनामिक स्टेज फिजियोलॉजी में उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अब वो एनिमल टू एनिमल वेरी करती है। अब आप इस वीडियो को गौर से देखिए जो आपको दिखाई जा रही है, फिर आपको ये समझ में आएगा कि काफ के शुरू के दिन कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसकी लेटर लाइफ को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके प्रॉफिट और नुकसान का कारण बन सकता है आपके शुरू के कुछ दिन काफ के।
ये वीडियो आपने देखी। इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, ये देखा आपने कि जो शुरुआत एक ही जगह से हुई, दोनों बंदों ने जो भी भाग रहे थे उन्होंने एक ही तरीके से शुरुआत की, लेकिन वो शुरू में जो उसमें रेसर था वो गिर गया और वो हल्का सा पीछे रह गया। उससे गिरना, उसका पल भर का 2 या 3 सेकंड का गिरना, उससे रेस से आउट कर दिया उसने। इसका वो 2 सेकंड या 3 सेकंड का जो डिले था, उस डिले ने इसे रेस से आउट कर दिया। ये कभी भी उसके आसपास नज़दीक आ ही नहीं पाया दूसरे वाले के, और वो जीत गया। तो इसी तरीके से काव्स का भी है। अगर आपने काव्स को ठीक से रेज़ नहीं किया है या कहीं आपके शुरू में ही प्रॉब्लम आ गई है, तो वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। जिस पोटेंशियल के लिए उन्हें पाला जा रहा है उस पोटेंशियल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, चाहे बाद में आप कितना भी उसे अच्छा कर लें। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हें हम देखेंगे। कोलेस्ट्रम, ये पहला जो दूध होता है ना, गाय जो देती है, गाढ़ा दूध होता है, इसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसके अंदर प्रोटीन और फैट, दूसरे विटामिन, कैल्शियम, वो सब आम दूध से ज़्यादा होता है। एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं और ये ब्लड के थ्रू दूध में आ जाते हैं, कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं। और इन्हीं प्रोटीन से इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ती है काफ की, क्योंकि काफ की अपनी कोई इम्यूनिटी नहीं होती है शुरू में, तो वो माँ से इस इम्यूनिटी को पैसिवली रिसीव करता है और अपने ब्लड में ये एंटीबॉडीज़ लगभग 3 महीने तक काफ के ब्लड में चलती रहती हैं और जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ती रहती है, और काफ डायरिया है या निमोनिया है, इन सब चीज़ों से काफ्स को बचाती है। तो अगर आप कोलेस्ट्रम शुरू में देते हैं तो उसे बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। लीकी स्टमक, काफ की जो स्टमक होती है ना, वो 24 से 36 घंटे तक थोड़ी लीकी रहती है। उसमें क्या होता है कि प्रोटीन बिना डाइजेस्ट हुए भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो एंटीबॉडीज़ स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होती हैं और डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। विटामिन ए कोलेस्ट्रम में बहुत अधिक होता है, लगभग 7 गुना तक ज़्यादा होता है नॉर्मल मिल्क से। इसकी वजह क्या होती है कि काफ के अंदर विटामिन ए के स्टोर्स नहीं रहते हैं, और विटामिन ए बहुत एसेंशियल है डीएनए के रेप्लिकेशन में, सेल ग्रोथ में, सेल डिवीज़न में, एपिथेलियल सेलुलर इंटीग्रिटी, इम्यूनिटी, सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है विटामिन ए का। तो इस वजह से भी कोलेस्ट्रम अगर आप मान लीजिए नहीं पिला रहे हैं तो विटामिन ए का डिप्लीशन हो जाता है, जिससे इम्यूनिटी डाउन होती है और काफ मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो कोलेस्ट्रम फीडिंग है वो यूजुअली क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम काउ टू काफ, इम्यूनिटी इसका एक मेजर फैक्टर है, और जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र होते हैं, न्यूट्रिएंट्स काफ को मिलते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है ही। तो कोलेस्ट्रम फीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो नए काव्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, वो डिज़ीज़ के लिए बहुत ससेप्टेबल होते हैं, उन्हें डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता, क्योंकि वो एक्सपोज ही नहीं हुए हैं एनवायरनमेंट को, तो कोई इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होगा। और इम्यूनिटी के लिए वो एंटीबॉडीज़ पे निर्भर करते हैं जो कि उसकी मदर के मिल्क में होती है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि एडिक्वेट क्वांटिटीज़, एक पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी, जिस दूध में एंटीबॉडीज़ हों, कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज़ हों, वो काफ तक जल्दी से जल्दी और एक पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाए। इसलिए कहते हैं कि जो काफ्स पैदा हुआ है, मान लीजिए अगर वो 35 से 40 किलो का काफ है, तो उसे शुरू के 6 घंटे में कम से कम 4 लीटर दूध उसे पिला देना चाहिए, पैदा होने के 6 घंटे में। अगर आप उसे 4 लीटर दूध शुरू में पिला देते हैं 6 घंटे में, तो उसके बाद उसे एडिशनल दूध देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगले 12 से 24 घंटे तक। कई बार क्या होता है कि काफ सक नहीं कर पाते हैं, दूध नहीं ले पाते हैं थन से, सकल नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें उन्हें मदद करनी होती है उसकी सकलिंग में। तो अगर 3 घंटे बीत जाते हैं और काफ नहीं सक कर रहा है, तो आपको उसे हैंड फीडिंग करानी पड़ेगी कोलेस्ट्रम की। उसके लिए ये स्टमक ट्यूब मिलती है। उस स्टमक ट्यूब को क्या करते हैं कि काफ के मुंह में लगाते हैं, जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख भी रहे होंगे।
जब काफ के मुंह में लगाते हैं और वो कोलेस्ट्रम हम हाथों से निकाल कर बॉटल में भर लेते हैं और उसे फीड कराते हैं काव्स को, यंग काव्स को। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और आजकल तो ये स्टमक ट्यूब अमेज़न वगैरह पे भी अवेलेबल हैं, तो आप अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं स्टमक ट्यूब को। कोलेस्ट्रम का प्रिजर्वेशन, मान लीजिए आपके पास कोलेस्ट्रम 4 लीटर तो आपने पिला दिया है, फिर बाकी कोलेस्ट्रम आपके पास बचता है, तो उसे आप प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं आगे के लिए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि जब दूध ज़्यादा दिया गया है और कोलेस्ट्रम क्या करते हैं कि बांट देते हैं, लोग बाग उसका खीस बनाकर पी लेते हैं उबाल के, क्योंकि वो जल्दी से फट जाता है, प्रोटीन क्योंकि उसमें ज़्यादा होता है तो वो फटने लगता है। तो उसे आप वेस्ट ना करें और आगे के लिए उसे फ्रीज़ करके रख लें। एक फ्रीज़र आप ख़रीद लें, 15-1000 रुपये का आता है, जिसमें -20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रह सकता है। तो उसमें कोलेस्ट्रम आपका 3 महीने तक के लिए बिल्कुल सेफ़ सिक्योर होके रहता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। और जब आपका कोई और काफ हो जिसकी माँ दूध नहीं दे रही हो या कम दूध दिया हो, है ना, तो उसे उस टाइम हम कोलेस्ट्रम को यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी मान लीजिए अगर आपका काफ है तो ये आपकी मिल्क की जो कॉस्ट होगी, मिल्क क्योंकि उसे मिल्क भी आपको पिलाना होगा, तो उस मिल्क की जगह भी कोलेस्ट्रम को यूज़ किया जा सकता है बाद में। तो प्रिज़र्व करके रखना एक डेयरी मैनेजमेंट में, डेयरी फार्मिंग में एक अच्छा ऑप्शन है डेयरी मैनेजमेंट का। कंपैरिजन ऑफ कोलेस्ट्रम, ये कोलेस्ट्रम का टेक्निकल कंपैरिजन है, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रम में ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, लैक्ट एल्बुमिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, ये नॉर्मल दूध से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इनकी क्या है कि इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू तो इतनी नहीं है, लेकिन इसकी जो बायो एक्टिव इम्पोर्टेंस है, जो इम्यूनिटी और उस सब के लिए इम्पोर्टेंस है इन प्रोटीन की, वो ज़्यादा होती है। इस वजह से इसमें कोलेस्ट्रम में ये वाले प्रोटीन ज़्यादा मिलते हैं। एंटीबॉडी टाइटर गोल, जब अगर आप बड़ा फार्म कर रहे हैं और आपको काफ रेज़ करने हैं, आजकल सेक्स सीमन का ज़माना है, जो गाय मतलब सिर्फ फीमेल काफ को ही बॉर्न करेगी, तो उसमें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे यहाँ काफ मोर्टिलिटी कम से कम हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज़ कोलेस्ट्रम से काफ के अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हैं कि भाई प्रॉपर एंटीबॉडी गाय के दूध से कोलेस्ट्रम में आई और कोलेस्ट्रम से काफ में जा भी रही है कि नहीं जा रही है। तो आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं ये, और इनका कंसंट्रेशन 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। तो आप प्रॉपर ब्लड को की सैम्पलिंग कर सकते हैं, जैसे 100 काउस का फार्म है या 50 काउस का फार्म है, उसमें आपके 30-40 काव्स भी हैं। तो एक बार कोलेस्ट्रम पिलाने के बाद रैंडमली आप ये चेक करें कि जो एंटीबॉडी टाइटर है आईजीजी का, वो 1000 मिलीग्राम है या नहीं। अगर इतना है तो पैसिव इम्यून ट्रांसफ़र हो रहा है, अदरवाइज़ फेलियर ऑफ पैसिव इम्यून ट्रांसफ़र, एफपीटी जिसे कहते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वो दैट काव विल बी ससेप्टिबल टू मैनी डिजीज़। तो कई सारे डिजीज़ के लिए वो ससेप्टिबल हो जाएगा और उसकी मॉर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एंटीबॉडी टाइटर गोल्स हैं कोलेस्ट्रम पिलाने के बाद। एक और लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि जब तक काव अपना प्लेसेंटा शेड ना करते, प्लेसेंटा ना गिरा दे, तब तक उसे कोलेस्ट्रम नहीं पिलाना चाहिए। ये बिल्कुल एक बेसलेस स्टेटमेंट है। कोलेस्ट्रम चाहे वो अपना प्लेसेंटा शेड करे ना करे, आपको उसे काफ को कोलेस्ट्रम पहले कुछ घंटों में पिला देना है, वरना क्या होगा कि उसमें वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। वो तो प्लेसेंटा अपना गिरा ही देगी देर सवेर काव। और एक चीज़ और भी है कि इम्यूनिटी पास्ड ऑन बाय द काउ इंक्रीजेज विद हर एज। जो एनिमल ज़्यादा एक्सपोज हुआ है एनवायरनमेंट को ज़्यादा टाइम के लिए, मान लीजिए एक गाय है वो 6 साल की और एक हीफर है वो 2.5 साल की है, तो जो 6 साल की गाय है
वो ज़्यादा एनवायरनमेंट को एक्सपोज हुई है और उसने ज़्यादा बीमारियों का सामना किया है, तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर होगी उस यंग काऊ से। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि बेटर ये है कि जो मैच्योर काव है उसका कोलेस्ट्रम अगर यंग काव्स को मिल जाए तो वो और अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जो मैंने बताया था कि प्रिजर्व करके अगर आप रखेंगे उन काव्स के कोलेस्ट्रम को, तो वो आपके नए काव्स को और ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी दे पाएंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो रिप्लेसमेंट हीफर्स होती हैं, रिप्लेसमेंट हीफर्स का मतलब है कि जो बछिया आपके यहाँ पैदा हुई है गाय की या भैंस की, उसे आप ये उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि इससे हम अपनी ये वाली गाय को रिप्लेस कर देंगे या इससे हम अपना फार्म बढ़ाएंगे। तो उन गायों को, उन भैंसों को बड़ा किया जाता है। तो उन्हें शुरू में हमें वो कोलेस्ट्रम देना चाहिए कि जो कि मैच्योर काव का हो। सभी बताया ना कि प्रिजर्व करके आप रखेंगे तो उसे पिलाएंगे, तो उससे क्या होगा ना कि रिप्लेसमेंट हीफर्स की जो इनिशियल फाउंडेशन होगा इम्यून सिस्टम का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। उसे अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे उसके। काउस को वैक्सीनेट करना भी ज़रूरी है। अगर वो ज्ञापन है और प्रेगनेंसी में है तो कुछ वैक्सीनेशंस किए जाते हैं, जैसे FMD, BQ, क्लोस्ट्रीडिया, HS। तो इससे क्या होती है कि इम्यून प्रॉपर्टी जो कोलेस्ट्रम की है वो एनहेंस होती है, उसके अंदर एंटीबॉडी टाइटर्स बढ़ जाते हैं अगर आप वैक्सीनेशन करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि जो काव्स ज़्यादा अगर माँ के साथ रहते हैं या डैम्स के साथ अपनी रहते हैं तो उन्हें डिज़ीज़ कैच करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस मैनेजमेंट में भी हमें ध्यान देना चाहिए उस पर्टिकुलर कंडीशन में कि हम काव्स को कम से कम डैम्स के साथ रखें, या जिस टाइम उन्हें सकलिंग करानी है या मिल्क पिलाना है तभी आप उन्हें लेके आएँ और काव्स को अलग रेज़ करें अलग जगह में। तो प्रैक्टिकली यही कहा जाता है कि न्यूबॉर्न काव्स को जितना जल्दी से जल्दी हो उसकी डैम से आप सेपरेट कर दें, लेकिन उसका जो मिल्क है जो आपको उसे प्रोवाइड करना है उसे आप प्रोवाइड करते रहें। कई बार ये होता है कि कोलेस्ट्रम भी अवेलेबल नहीं है, ना प्रिजर्व को कोलेस्ट्रम है और गाय ने दूध भी नहीं दिया है बच्चा देने के बाद, तो उस कंडीशन में क्या करें? काफ को आपको रेज़ करना ही है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप करनी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कई बार ये कहा जाता है, क्योंकि जो दूध में एंटीबॉडीज़ आ रही हैं वो आ तो ब्लड से ही रही हैं ना, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। तो सीरम जो होता है ओल्डर काउस का या बफेलोज़ का, उसे यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो काऊ है या बफेलो है उसके ब्लड को निकालते हैं। लगभग 300 से 500 ml ब्लड को हमने निकाला और उसे एक बीकर में रख लिया स्लांट करके, और उस बीकर को लगभग 15 से 20 मिनट के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने रखा, या इनक्यूबेटर अगर आपको मिल जाए 37 डिग्री सेल्सियस पर, उसे आपने रखा। और जब वो इस तरीके से जम जाएगा जैसे पिक्चर में दिख रहा है, तो ऊपर जो पीला कलर का फ्लूइड आएगा ना, उसे आप ले लीजिए और उसको आप नॉर्मल 2 लीटर टोन दूध के साथ मिला दीजिए और उसमें लगभग 30 ml कॉड लिवर ऑयल भी मिला दें, और ये आप स्टमक ट्यूब के ज़रिए काफ को पिला दें। तो इससे भी आपको कोलेस्ट्रम वाली जो इम्पोर्टेंस है, जो कोलेस्ट्रम के बेनिफिट्स हैं, वो भी आप अपने एनिमल में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इस वीडियो को इम्यूनेट ने स्पॉन्सर किया है, और अगर इम्यूनेट, क्योंकि काव्स की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, अगर आपको लेना चाहते हैं अपने काव्स के लिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट योर क्वेश्चंस और सजेशन। आगे की वीडियोस में हम ह्यूमन डेवलपमेंट, रिप्लेसमेंट हीफर केयर, राशन किस तरीके से डेवलप करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग।